देखो बेटा, ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन से जानदार होते हैं? ऑस्मो कन्फर्मर्स वो जानदार होते हैं जो अपनी बॉडी को ना एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से रखते हैं। ये लिखा हुआ ना, दे कीप देयर बॉडी आइसोटोनिक, बिल्कुल ऐसी है कि ये अपनी बॉडी जो है ना वो बाहर के माहौल के मुताबिक वैसी ही रखते हैं। से आइसोटोनिक है, मसलन बाहर अगर मैरीन है ना वाटर, साल्टेड वाटर, तो ये भी अपनी बॉडी में साल्टेड वाटर है। ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट अपनी बॉडी को चेंज करते हैं, ठीक है ना। और ये अपनी बॉडी को जो है बेटा इनको नीड ऑफ एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। वजह क्योंकि इनकी बॉडी आइसोटोनिक होती है, ऑलरेडी बाहर के माहौल से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना। मसलन जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं, ये लिखा हुआ है, जितने भी मैरीन इनवर्टिब्रेट हैं वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आते हैं। हैग फिश वर्टिब्रेट्स में से है, रेयर एग्जांपल है। ये भी जो है ना बेटा, ये ऑस्मो कन्फर्मर है। इसी तरह ऑस्मो रेगुलेटर कौन से होते हैं? वो ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं ना, ये फिक्स इंटरनल बॉडी कंडीशन रखने वाले जानदार हैं, जो अपनी बॉडी की कंडीशन को ना फिक्स रखते हैं। बाहर चाहे जो मर्जी हो, अपनी बॉडी को एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से नहीं रखते, इनकी अपनी फिक्सेशन है। ये अपनी बॉडी की अंदर की माहौल को एडजस्ट करते हैं फिक्स पे। देखिए ना, बाहर के माहौल से इनकी बॉडी का माहौल डिफरेंट होता है, इसलिए इनको एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। ये कर भी लेते हैं। मसलन जितने भी हैं कोऑर्डिनेट्स, जितने भी कोऑर्डिनेट हैं, सारे के सारे, हैग फिश को छोड़ दो बस, ये सारे के सारे ऑस्मो रेगुलेटर होते हैं। ये अपने अंदर बॉडी की कंडीशन को, जैसे बोनी फिश है, इसी तरह बोनी फिश है। बोनी फिश के अलावा जो है कार्टिलेजिनस फिश, इसी की कैटेगरी में आती है, ऑस्मो रेगुलेटर्स की कैटेगरी में। चल, मसलन ऑस्मो रेगुलेशन इन मैरीन इन्वायरमेंट पर आ जाते हैं। अब जो हैग फिश है ना, अभी मैंने आपको बताया कि ऑस्मो कन्फर्मर है, इसको किसी किस्म की एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना कि मरीन इनवर्टिब्रेट को। ये भी ऑस्मो कन्फर्मर है, ये भी ऑस्मो कन्फर्मर है। इसके अलावा जो कार्टिलेजिनस फिश होती है ना, ये साल्ट एडजस्टमेंट की, क्योंकि ऑस्मो रेगुलेटर है, अब साल्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सेस है। उस एक्सेसिव साल्ट को बॉडी से निकालने के लिए ना ये अपने गिल्स का इस्तेमाल करते हैं, और इनके अंदर स्पेशल ग्लैंड होते हैं, उसको कहते हैं रेक्टल ग्लैंड, ये उसका इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ना साल्टेड वाटर के अंदर जो है ना बेटा, ये जो मैरीन वाटर होता है, इसमें साल्ट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी बॉडी में भी साल्ट इकट्ठा हो जाता है। तो एक्सेस साल्ट को बॉडी से बाहर फेंकने के लिए ये गिल्स और रेक्टल ग्लैंड का इस्तेमाल करते हैं। गिल्स एंड रेक्टल ग्लैंड, ये बात आपने याद रखनी है। ये लिखा हुआ, गिल्स एंड देन रेक्टल ग्लैंड। अच्छा, अब मैरीन वाटर में रहने के लिए ज़रूरी है कि कुछ साल्ट अपनी बॉडी के अंदर भी रिटेन करना पड़ता है, ताकि जो है बेटा वो पानी प्रॉपर इसकी बॉडी के अंदर रह सके, ठीक है ना। इसके लिए ना ये यूरिया रिटेन करती है, क्योंकि कुछ पानी को अगर रोक के रखना है ना, तो साथ में कुछ साल्ट भी रोकना होगा, ताकि वो पानी बॉडी में स्टे करे। तो यूरिया रिटेन करते हैं। लेकिन यूरिया जो है बेटा, जो नॉन कोवलेंट बॉन्ड होते हैं प्रोटीन के, उनको ब्रेक कर देता है, ये टॉक्सिक होता है। तो फिर इसको मेटाबोलाइज किया जाता है और इसकी जगह पर TMO केमिकल को रोका जाता है। TMO स्टैंड फॉर ट्राई मिथाइलामीन ऑक्साइड। फिर इनको स्टे करवाएंगे। ये नॉन पॉइजनस है, ठीक है। फिर इसके बाद देन बोनी फिश आ जाती है।
जो बोनी फिश है ना बेटा, बोनी फिश, ये मैंने बता दिया बात। जो बोनी फिश है ना बेटा, ये होती अपनी बॉडी को रखती है हाइपोटोनिक। समंदर में होने के बाद इसके वालिदैन जो है ना, जो इसके एंसेस्टर्स थे वो फ्रेश वाटर थे, इसलिए इसकी बॉडी की कंडीशन हाइपोटोनिक होती है। अब इसने रखनी, क्योंकि ये आस्मो रेगुलेटर है, इसने हाइपोटोनिक ही रखनी है, चाहे इसको समंदर में रख दो। अब टीएमओ कम फैटल होता है अब्दुल मईज, ये कम फैटल होता है यूरिया की निस्बतन, लेस टॉक्सिक है। तो ये मतलब यूरिया की निस्बतन ये सेफ है। अच्छा, मैं बता रहा था कि बोनी फिश जो है ना, ये हाइपोटोनिक इंटरनल बॉडी कंडीशन जो होती है ना इसकी हाइपोटोनिक होती है। इंटरनल बॉडी कंडीशन जो होती है ना, ये हाइपोटोनिक होती है। अब हाइपोटोनिक रखने के लिए ये क्या जतन करेगी, ये पता क्या करती है, ये पानी पीती है साल्टेड, समंदर में है तो साल्टेड वाटर पी लेगी, पानी को अपने पास स्टे कर लेगी, लेकिन साल्ट को कंसंट्रेटेड यूरिन की शक्ल में बाहर फेंक देगी। ठीक है ना, देखा ना, ये पानी लॉस करती रहती है। अब लॉस हो रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे, ये ड्रिंक करेंगे लार्ज अमाउंट ऑफ सी वाटर। ये अडेप्टेशन है, ठीक है ना, ये अडेप्टेशन है इसकी। और फिर क्या करेगा, कंसंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करेंगे, यानी जिसमें नमक बाहर फेंकना असल में। और मिनिमम मैक्सिमम एक्सक्रीशन होगी, मिनिमम वाटर लॉस होगा, ताकि ये अपनी बॉडी को हाइपोटोनिक जो है ना बेटा वो रख सके। आस्मा रेगुलेटर है ना, तो इसलिए रेगुलेट कर रही है। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं ऑस्मो रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर। जो फ्रेश वाटर एनिमल्स है ना बेटे, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स होते हैं, ये इनको ना जो प्रॉब्लम है ना, वो ऑस्मोटिक फ्लडिंग का, यानी पानी बहुत ज्यादा है, साल्ट कम है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ, उनके पास तो एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है, दिस विल कॉल कंडक्टाइल वैक्यूल। ये दिखाई दे रहा है आपको, इनके पास कंडक्टाइल वैक्यूल होता है। अमेबा पैरामीशियम के पास ये यूनिसेलुलर है। ये वैक्यूल इनके अंदर पानी के कंट्रोल करता है, पानी की क्वांटिटी को, पानी को ज्यादा नहीं होने देता। ये पानी की क्वांटिटी को जो है ना बेटा, ये कंट्रोल करता है। चल, जबकि दूसरे जो है ना, वो पता क्या करते हैं, जब उनकी बॉडी में ज्यादा पानी होता है ना, एक्सेस वाटर होता है, तो वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूट यूरिन पैदा करते हैं, डाइल्यूट यूरिन पैदा करेंगे। लेकिन जब उनके जिस्म में पानी की मिकदार कम होती है, तो फिर जो है बेटा वो क्या करते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेंगे। लेकिन इनमें आप जानते हो कि फ्लडिंग ऑफ वाटर का, तो ये स्किन और गिल्स के थ्रू भी वाटर लॉस करते रहते हैं, क्योंकि पानी ज्यादा होता है। आस्मा रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट। टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होता है डिहाइड्रेशन का। सबसे पहले तो आपने प्रॉब्लम नोट करना है, डिहाइड्रेशन। जैसे मैरीन में साल्ट, फ्रेश वाटर में एक्सेस वाटर, और टेरेस्ट्रियल में डिहाइड्रेशन, ये मेजर प्रॉब्लम है। अच्छा, अब जो आर्थ्रोपोड्स है ना, वो कैसे एडेप्टेड होते हैं बेटा, वो ना वैक्स की कोटिंग लगाते हैं। वैक्सी क्यूटिकल होती है उनमें, जो उनको वाटर लॉस से बचाती है। वैक्सी क्यूटिकल होती है जो उनको वाटर लॉस से जो है बेटा ये बचा लेती है। और जो रेप्टाइल्स होता है ना, रेप्टाइल्स, उनकी स्किन ना डेड कैरेटिनाइज्ड टिश्यूज, ये देखो ना, वैक्सी एक्सोस्केलेटन होता है, मल्टी लेयर डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन होती है, और खासकर रेप्टाइल्स के अंदर ये जो डेड कैरेटिनाइज्ड स्किन है, ये उनकी बॉडी से पानी को निकलने से बचाती है। इसी तरह कुछ मेटाबॉलिक और बिहेवियरल एडेप्टेशंस है।
मेटाबॉलिक एडेप्टेशन ये है कि एक रैट होता है, उसको कहते हैं कैंगरू रैट। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये कैंगरू रैट है। इसकी आगे की टांगें छोटी होती हैं, पीछे की बड़ी होती है, तो ये कैंगरू की तरह दिखाई देता है और ये 2 टांगों पे चलता है, इस वजह से इसको कैंगरू रैट बोलते हैं। ये ना एक सीड खाता है जो कि कार्बोहाइड्रेट नेचर का होता है। ये मेटाबोलाइज होगा और इसके मेटाबॉलिज्म से वाटर पैदा होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। तो मतलब ये वो उसी वाटर से अपनी बॉडी की नीड को पूरा कर लेता है, इसको अलहदा से पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब बिहेवियरल एडेप्टेशन में क्या होता है कि ये दिन में छुप जाते हैं, ये नॉकटर्नल्स होते हैं। नॉकटर्नल्स का मतलब होता है कि ये दिन में छुप जाते हैं क्योंकि दिन सहरा के गर्म होते हैं। ये दिन में अपने बिलों में छुप जाएंगे और रात को बाहर निकल आते हैं खाने की तलाश में, क्योंकि सहरा के दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं। दिन में क्योंकि पानी नहीं है तो इस वजह से ये छुपने में अपनी आफियत समझते हैं। पानी मिलना नहीं तो ये दिन सो के गुजारते हैं, रात को बाहर आ जाते हैं खाने की तलाश में। ऐसे जानदारों को नॉकटर्नल कहा जाता है। ये बिहेवियरल एडेप्टेशन है इसकी। और खाने में जो ये अडेप्टेशन करते हैं, खाने में ये अडेप्टेशन ये करेंगे कि ये ज़्यादातर मॉइस्ट फूड खाते हैं जिनमें पानी हो। वाटर मिलन्स वगैरह जैसे है ना, बहुत ज़्यादा पानी होता है इनमें, तो इनको ना ये ऐदा फूड के तौर पर जो है बेटे ये इस्तेमाल करते हैं। चल, फिर उसके बाद आखिरी जो है ना, आपने नोट किया होगा कि इनके अंदर ना ये सहरा में होते हैं ना, क्योंकि इनमें पानी तो होता नहीं, तो इनमें प्यास को बर्दाश्त करने की काबिलियत भी आ जाती है। ये कई कई दिनों तक बिना पानी के बड़ी आसानी से रह लेते हैं। क्यों? क्योंकि पानी ना होने की वजह से मुसलसल इनको आदत पड़ चुकी होती है प्यासा रहने की। तो ये जो इनकी आदत है ना, इसको एनहाइड्रोबायोसिस कहते हैं, टॉलरेशन ऑफ डिहाइड्रेशन। दिस विल कॉल एनहाइड्रोबायोसिस। ठीक है ना, एनहाइड्रोबायोसिस। और फिर इनमें एडीएच हार्मोन है। ये हार्मोन इनमें डाइल्यूट यूरिन पैदा नहीं करने देगा, कंसंट्रेटेड यूरिन पैदा करेगा, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा उनके ब्लड के अंदर ही रहे। ये बेटा अडेप्टेशन जो है ना, ये मैक्सिमम करते होते हैं। उसके बाद एक्सक्रीशन है। अब एक्सक्रीशन रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को कहा जाता है। अगर आपका खाना कार्बोहाइड्रेट या लिपिड पर मुश्तमिल है तो आपका वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होगा। लेकिन अगर आपका खाना प्रोटीन है या न्यूक्लियोप्रोटीन है तो फिर आप नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा करेंगे। ठीक है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट पैदा करेंगे आप। अच्छा, उसके बाद ये वाला टॉपिक नहीं है आपके यूएचएस में। चले बेटा, यहीं से इंशाल्लाह, क्योंकि 3 मिनट रह गए, इतने में नया टॉपिक नहीं हो पाएगा, तो यहीं से इंशाल्लाह हम कल शुरू करेंगे। आपके जहन में कोई सवाल है तो आप पूछ लें। जी बच्चों, कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन? आस्मो कन्फर्मर चेंज करता है? नहीं बेटा, आस्मो कन्फर्मर अपनी बॉडी की कंडीशन को कांस्टेंट रखता है। उसकी बॉडी की कंडीशन एक्सटर्नल कंडीशन जैसी होती है, इसलिए उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ना वो चेंज कर सकता है, ना उसमें इतनी सलाहियत होती है। वहाँ लिखा हुआ ना कि दे कीप देयर बॉडी आइसोटोनिक, बिल्कुल बाहर जैसे माहौल जैसा उनकी बॉडी का माहौल होता है, तो उनको एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। करनी पड़ी तो नहीं कर पाएंगे वो। इसलिए हैग फिश को जो समंदर में रहते हैं ना, आप फ्रेश वाटर में डालोगे तो मर जाएगी, नहीं कर पाएगी एडजस्ट।
जी कोई और सवाल?